हेलो बच्चों, जय हिंद। लास्ट टाइम हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आज कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, एंड इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। इसके बाद हम लोगों ने अगली चीज क्या पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखा था, जैसे रस्टिंग हो गया, जंग लगना। जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन थी, एक तो पानी होना चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा था, फर्मेंटेशन देखा था। फर्मेंटेशन के साथ साथ में हमने तीसरी चीज क्या देखी थी, फर्मेंटेशन साथ में जैसे डाइजेशन हो गया, इसके साथ रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे। किस चीज के एग्जांपल थे, केमिकल रिएक्शन के। इसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1 देखी थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा था जब हम लोग मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके पहले हम उसको घिस के साफ करते हैं जिससे कि जो उसके ऊपर की लेयर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो क्या हो, बाहर हट जाए। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ घोला था, क्या बन गया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। यानी कि जब भी पेट में एक्सेस एसिड बन जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड का यूज होता है। इसके बाद हमने दूसरी एक्टिविटी देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने रिएक्ट करवाया था लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। क्या बना था, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लीड आयोडाइड यहाँ पे क्या है, येलो कलर का पीपीटी है। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखी थी, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। इसके साथ साथ में Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकली थी। और कैसी रिएक्शन थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, इसके साथ साथ में टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है और पीपीटी का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि ये बताती कि केमिकल रिएक्शन हो गई। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं और साथ साथ में सिंबल का यूज करते हैं। कितने तरह की केमिकल इक्वेशन थी, दो तरह की, एक बैलेंस, दूसरी अनबैलेंस। बैलेंस में क्या होता है, जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो सेम होते हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड पे। और अनबैलेंस क्या होता है, जिसमें एटम्स के नंबर सेम नहीं होते एलएचएस और आरएचएस के साइड पे। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, हम केमिकल इक्वेशन को क्या और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। भाई साहब बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इंफॉर्मेटिव और ज्यादा, सबसे पहला कैटलिस्ट लिख दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दो कि कितने क्या प्रेशर पे रिएक्शन हुई। इसके साथ साथ में कैटलिस्ट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ हम ये लिख सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक थे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन थे। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम लोग जो राइट साइड है यानी प्रोडक्ट के साइड पे हम लोग हीट लिख देते हैं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो किधर साइड पे लिखते हैं, रिएक्टेंट के साइड पे हीट लिखते हैं। इसके साथ साथ में छोटे छोटे हीट चेंजेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा क्या है, ट्रायंगल शेप का सिंबल है। इसके साथ हम लोग फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। फिजिकल स्टेट में जैसे अगर कोई सोल्यूशन पानी में है तो उसको बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन, या फिर कोई सॉल्ट में है तो उस पर बोलेंगे ब्राइन सोल्यूशन। एक्वस के लिए AQ यूज हो जाता है, सॉलिड के लिए S यूज होता है, लिक्विड के लिए L यूज होता है, गैसेस के लिए G यूज होता है। तो यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कवर किए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में कौन से पेज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 6। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो पेज है हमारा पेज 6। पेज 6 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही निकल के आता है जो कि हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं हवा में जलाने से पहले। तो देखो आपको हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का मतलब सीधे मैग्नीशियम समझो। मैग्नीशियम जो होता है रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम काफी रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट करते ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसके बाद फिर ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना लेता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये अपने ऊपर किसकी लेयर बना लेता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। और ज्यादातर जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, किस लिए जलाया जाता है, आतिशबाजी के लिए, क्योंकि इससे व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम निकलती है, यानी चकाचौंध कर देती है। लगता है भाई साहब आंख खोखने पड़ जाएगी, इस तरह की रोशनी इससे निकलती है। तो ये जो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम,
इसको अच्छे से निकालने के लिए, क्योंकि अगर पूरा मैग्नीशियम अच्छे से नहीं जलेगा तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम अच्छे से निकलेगी कैसे। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को हटाने के लिए। तो आपका सीधा सा जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर द प्रॉपर कंबशन। कंबशन का मतलब जलना, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग से रिलेटेड चीजें हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे और उसको थोड़ा सा सीख के चलेंगे। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन बेसिक किस फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में रहता है, और क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है। यहां तक कोई दुख तकलीफ तो है नहीं। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका जो जब ये बनता है तो इसका स्टेट कैसा रहता है, गैसेस स्टेट में होता है। बाद में इसको हम लोग वाटर के साथ मिला के मतलब इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। नहीं तो ये HCl होता क्या, ड्राई HCl गैस। आगे हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2 हैं। क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है। बैलेंस करने के लिए हमको सिंपल सा करना क्या है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन 2 है। हमको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे जाके ऐसे 2 लगा देना है, और जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा, 2। Cl यहाँ कितना है, 2। हाइड्रोजन यहाँ भी कितना हो गया, 2। Cl यहाँ कितना भी हो गया, 2। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक चीज की गलती नहीं करना कि यहाँ पे बराबर बराबर करना है तो तुम हाइड्रोजन क्या दो, अच्छा इसी बात है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा दो और यहाँ Cl में 2 लगा दो और इसको हटा दो यहाँ से। ओके, लो होगा वो बैलेंस। ऐसे नहीं होता बैलेंस, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुम फॉर्मूला ही चेंज कर दोगे। तो सीधे कहां पे लगाना है, यहां पे ये लगेगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। यहां पे लगने का मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। आसान सी इक्वेशन थी। दूसरी वाली इक्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा है बेरियम क्लोराइड को हमको रिएक्ट करवाना है अल्मोनियम सल्फेट के साथ। देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2 प्लस अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है बेरियम क्लोराइड और दूसरा अल्मोनियम सल्फेट। आगे किस चीज का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग देखते हैं। BaSO4, ये चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस AlCl3, ठीक है। तो यहां पे बेरियम क्लोराइड है प्लस अल्मोनियम सल्फेट, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस अल्मोनियम क्लोराइड। अब देखो यहां पे कैसे ये बना और क्यों बना, थोड़ा आयंस के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ये क्यों बना ये हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझना और थोड़ा पेशेंस के साथ। यहां पे B है, यहां पे Cl है, तो बेरियम आयंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ba2+, ये रहता है इसी फॉर्म में रहता है। Cl किस फॉर्म में रहता है, Cl-। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसकी जो भी वैलेंसी होती है, यानी जो भी यहां चार्ज लगा है वही इसकी वैलेंसी है। Ba के नीचे हम क्या लिख देते हैं, 2। Cl के नीचे क्या लिख देते हैं, 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये बन जाता है BaCl2, ठीक है। तो इस वजह से ये हमने इसको यहां पे इस तरह से लिखा है। बेरियम और क्लोराइड इसी तरह से आपस में कंबाइंड होता है। अगला हम लोग देखते हैं, यहां पे ये यहां पे नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, जिससे कि पता चल जाए, और अगर आता है 9th में आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, हालांकि पढ़े नहीं होंगे लेकिन 2-3 बच्चे एक्सेप्शन हो तो उनकी बात नहीं करते। देखो दूसरा देखते हैं, यहां अल्मोनियम है और यहां सल्फेट है, ठीक है। अल्मोनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +3, और सल्फेट के ऊपर होता है -2। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब +3 कैसे आया, ये कैसे आया, इसको तो अपना लर्न कर लो। +3 कैसे आया, इसकी वैलेंसी की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, अल्मोनियम, और यहां पे लिखते हैं SO4। अल्मोनियम के नीचे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या लगा है, +3, तो यहां पे आ जाएगा सीधे से +3। यहां पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 लिख लो। यहां पे क्या आ गया, 2 आ गया। यहां पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो ये बन जाएगा AlSO4 यानी अल्मोनियम सल्फेट। और यहां पे क्या है, 2 है, तो Al2
और SO4 का होल थ्राइस। ब्रैकेट क्यों लग गया? क्योंकि ये जो 3 है ये सिर्फ S या 4 का नहीं है, ये दोनों का है। तो दोनों का हम कैसे बनाएंगे? इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो, यहां 3 लिख दो, बन गया अल्मोनियम सल्फेट। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तीसरे पे अब हम लोग चलते, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बेरियम सल्फेट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, BaSO4। अब इसके बारे में थोड़ा समझो। यहां पे आप लोग कहोगे भैया यहाँ पे Ba है और यहाँ पे हमने Cl2 लिख दिया, यहाँ पे तो Cl2 आ गया और यहाँ पे Ba के साथ क्या आ गया? SO4 आ गया। ऐसा क्यों? हम इसको भी ऐसे कर देंगे, यहाँ पे भी हम ऐसे 2 लगा देंगे, हमारा मन नहीं मान रहा तो तुम्हारा मन चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन तुमको ये सब करना नहीं है। अब देखो BaSO4 कैसे हो गया, इसके बारे में भाई साहब समझो। देखो यहां Ba लिख दिया, यहां पे SO4 लिख दिया। Ba का हमको पता है क्या होता है? +2। SO4 का क्या होता है? -2। या प्लस माइनस हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 निपट गए और जब 2 से 2 निपट गए तो ये बन गया BaSO4। समझ बात आई? तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहां पे क्या आ गया? BaSO4। अगली चीज यहां पे क्या है? AlCl3। अब देखो AlCl3 कैसे आया? यहां पे अल्मोनियम है और यहां पे Cl है। अल्मोनियम पे क्या होता है? आपने पढ़ा है +3, Cl पे क्या होता है? 1 माइनस होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे AlCl। अल्मोनियम के नीचे हमने क्या लिख दिया? 3 और Cl के नीचे क्या लिख दिया? 1। यहां पे इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे, तो ये बन गया AlCl3। ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड। तो इस वजह से हमने वहां पे क्या लिया? AlCl3। तो आपको यहां से काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि अगर हम लोग इसको आपस में कंबाइन किस तरीके से करते हैं, दूर दूर पास पास, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि BaSO4 हो गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट, और अल्मोनियम क्लोराइड हो गया। लेकिन किस तरह से इसको जोड़ेंगे, तो यहां से हम लोगों को ये चीजें समझ में आ जाती हैं। अब हम लोग इसको आगे बैलेंस करने के लिए चलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है? Ba, यहां पे Cl2, यहां पे Al2, यहां पे SO4 का होल थ्राइस। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इक्वेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गई, आप लोग कोशिश करिए सीधे एक लाइन में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे Ba आपने लिख देना है। अगली चीज क्या है? Cl है, इसके साथ Al है, इसके बाद SO4 है। यहाँ पे भी सेम चीज लिख लो, Ba, Cl, Al और SO4। अब एक एक चीज यहाँ पे लिखना है। बेरियम यहाँ पे कितना है? 1। Cl यहाँ पे कितना है? 2। अल्मोनियम यहाँ पे कितना है? 2। SO4 यहाँ पे कितना है? 3। सेम चीज यहाँ पे लिखना है। Ba यहाँ पे कितना है? 1। Cl यहाँ पे कितना है? Cl यहाँ पे 3 है। अल्मोनियम यहाँ पे कितना है? अल्मोनियम यहाँ पे 1 है। और सल्फेट यहाँ पे कितना है? SO4 यहाँ पे 1 है। ठीक है ना? Ba यहाँ कितना है? 1। SO4 यहाँ कितना है? 1। Al यहाँ कितना है? 1 और Cl यहाँ कितना है? 3। जबकि Ba यहाँ पे कितना है? 1। Cl यहाँ पे कितना है? 2। Al यहाँ पे कितना है? 2 और SO4 यहाँ पे कितना है? 3। अब देखो इसको हम लोग आपस में बैलेंस कैसे करते हैं। Ba बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 3। क्लियर है ना? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो हमको करना क्या और बैलेंस कैसे करना है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब इसको 4 तो हम बना नहीं सकते, तो हम सीधे यहाँ पे क्या लगाएंगे? 3 लगा देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, इसका सब में मल्टीप्लाई होगा। ये बात याद रखना, Ba इंटू 3 इक्वल्स टू 3। यहाँ ये 3 आ गया और इसका Cl2 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Cl में इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से ये यहाँ पे इधर का बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ आ गई। यहाँ गड़बड़ क्या आ गई? Ba यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब इसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप में हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है तो हमको यहाँ पे भी 3 लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो BaSO4 के आगे अगर हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो अब इसका भी मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? इंटू 3 इक्वल्स टू क्या बन गया? 3। अब इस 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा? SO4, मतलब SO4 यहाँ पे 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो SO4 यहाँ पे कितने बार हो गया? यहाँ पे SO4 सिंपल सा आ गया, 3 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 2। ये कितना है? 1। ये कितना है? 3। ये कितना है? 3। क्लोरीन के साथ यहाँ चक्कर फंस रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। तो 6 3 को हम लोग कैसे बराबर करते हैं? इसके लिए अब देखो समझो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। तो 6 3 को बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है? यहाँ पे सीधे से
चुपचाप 2 लगा के दौड़ के भाग के चले आना है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 2 लगाया तो इसके साथ क्या हुआ, ये देखो Cl का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, into 2 इक्वल्स टू 6, और Al का किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 3 और 3 बैलेंस हो गया, 6 और 6 बैलेंस हो गया, 2 और 2 बैलेंस हो गया, 3 और 3 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है, बहुत आसान सी है केमिस्ट्री, बस करना क्या है, आपको बेसिक चीजें पढ़ना है, फालतू की चीजों से बचना है ना। पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लो, पीएचडी थोड़ा करना है कि तुम्हारे सर कसम खा के बैठ गया स्कूल में या फिर कहीं और पे कि अब तुमको पीएचडी करवा के रहेंगे, है ना। जितनी एनसीईआरटी में उतनी चीजें पढ़ो, बाकी और सब्जेक्ट है उसमें भी ध्यान दो, बायो में है ना, फिजिक्स में ध्यान दो, सोशल में ध्यान दो, सारे सब्जेक्ट में बैलेंस लेके चलो। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से एक चीज पढ़ते जा रहो। एनसीईआरटी में जितना दिया उतना पढ़ लो, बहुत है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सोडियम और वाटर को यहाँ पे रिएक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, सोडियम और वाटर, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na, वाटर का क्या होता है, H2O। ठीक है, सोडियम वाटर को हम लोगों को रिएक्ट करवाना है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम वाटर को रिएक्ट करवाओ, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। सोडियम वाटर को हमने रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे NaOH क्या है, बेस है, यहाँ पे Na हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस करते हैं, पहले ऑक्सीजन लिख लेते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी Na हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। Na कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं है। Na यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ 1 प्लस 2, यानी यहाँ वाला हाइड्रोजन 1 है, यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या है 2 है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। देखो Na के साथ कोई दिक्कत नहीं, Na को छोड़ दो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन वहां पे कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो इसको हमको कैसे बैलेंस करना है, ज्यादातर बड़े एटम्स के साथ हम लोग यहाँ पे छेड़खानी नहीं करते हैं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसको हम लोग देखते हैं इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमको करना क्या है, यहाँ पे 2 बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ क्या करना है, 2 लगा देना है सीधे से, और 2 लगाते ही इसका सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इंटू 2 इक्वल्स टू 2 नहीं 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया 4, 2 2 4। तो यहाँ पे Na कितना है 1, वहां पे 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, वहां पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, वहां पे 2। अब हमको इसको भी यहाँ पे चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए अगला स्टेप हमको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हम Na के पास यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे किसके साथ आ गई, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों का नंबर चेंज हो गया। तो अब हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, उसको हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा ये समझो, इंटू 2 इक्वल्स टू 2, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। इसके साथ प्रॉब्लम हो रही, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा 2 लगा देंगे। अब क्या सर ये पता कैसे चलता है यहाँ 2 लगेगा यहाँ 3, तो भैया पहले ही पढ़ चुके हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यूज करते हैं, यानी कि करते जाओ, जो फिट हो जाए उसको लिख दो। क्लियर है ना, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बैलेंसिंग यही है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करते चले जाते हैं और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आता चले जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप आगे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे क्लास 11th में, तो वहां पे ये आपको काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बहुत कायदे से समझना। सबसे पहले कह रहा है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, यानी ये लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे BaCl2 लिख लेना है। सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, BaCl2, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब पानी में आ गया, पानी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या लगाते हैं AQ, तो यहां पे चुपचाप ऐसे AQ लगा दो, यहां पे AQ लगा दो। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे BaCl2 में एक्वस सोल्यूशन
और सोडियम सल्फेट में एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आगे चीजें हम लोग समझते हैं। यहां पे जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, देखो इसको तो हम लोग अपने से ही बना सकते हैं, दूर दूर और पास पास। तो दूर दूर और पास पास से ये क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, यहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, BaSO4 प्लस NaCl। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है, देखो किस चीज का फॉर्मेशन, टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट का मतलब क्या है, इनसोल्यूबल जो चीज घुले ना, यानी कि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो देखते जाओ, अभी टेंशन नहीं लेना, बस यहां सॉलिड लिख के बैठ जाना है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो ये पक्का लिक्विड स्टेट में होगा, यानी एक्वस। एक्वस हमको क्यों पता चला, क्योंकि हमने रिएक्टेंट साइड पे क्या लिया था, पानी लिया था, तो वहां पे भी वाटर है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उनका स्टेट लिख के। और क्वेश्चन भी आपको यही कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल। तो यहां पे इसको देखते ही हमको क्या पता चल जाएगा, अच्छा BaCl2 है, AQ का मतलब पानी में घुला हुआ है, Na2SO4 किसमें, पानी में घुला हुआ है, दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बेरियम सल्फेट, और साथ साथ में यहां क्या बनता है, NaCl, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कैसे क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सीधे से बोल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, NaOH किसमें है, वाटर में। तो जब भी कोई चीज पानी में होती है तो उसके लिए सीधे से हम लोग क्या यूज करते हैं, AQ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, पानी में इसको डाल देंगे, इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये भी किसमें है, वाटर में, तो ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। और आगे ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस NaCl सॉल्यूशन एंड H2O। ठीक है, तो आगे क्या बनाता है, NaCl सॉल्यूशन, NaCl प्लस H2O। तो ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा। और वाटर तो लिक्विड होता ही है, तो उसके आगे हमने L लिख दिया। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये चीज है, इस तरह से इक्वेशन को हम लोग और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और फॉर्मूला हमने लिख दिया, तो फॉर्मूला से हमको ये पता चल जाता है कितने एटम इन्वॉल्व है और ये कंपाउंड कैसे बना है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर में यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग सारी रिएक्शंस को आज थोड़ा सा प्रॉपर वे में देखते हैं। ठीक है, जितने भी रिएक्शंस है हमारे चैप्टर में, रिएक्शंस, सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आज हम शॉर्ट में सारी रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे, फिर कल से एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो चीजें मिलके कोई एक चीज बनाता है, जैसे A प्लस B क्या बन जाएगा, AB। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजें मिलके एक चीजें बना दिया है यहाँ पे AB। और ये रिएक्शन ज्यादातर कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी कि यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तुमको किसी से दोस्ती करनी है तो तुमको उसमें पैसा डालना पड़ेगा, पैसा का मतलब क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है, पैसे से गर्मी आती है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ऐसा बोला जाता है। आगे पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब तुमको ये यहाँ पे ये समझना है कि जहां बॉन्ड बनता है वहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तुम्हें किसी पीछे पड़ो तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसे कैसे है ना। तो यहाँ पे A प्लस बी इक्वल्स टू AB एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इनका तोड़वा दो, इनके दोस्ती कैसे तोड़वाएंगे, AB है, इसको क्या करो, ब्रेक डाउन करवा दो, हीट दे के, हीट इसने रिलीज किया था, हीट अब इसको दे दो, क्या बन जाएगा, A प्लस बी, यानी इसको हीट एब्सॉर्ब करवा दो, कानाफूसी करवा दो। और ये रिएक्शन ज्यादातर कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पे जो हीट सप्लाई होती है वो किस फॉर्म में होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में,
एक तो हीट के फॉर्म में, मतलब एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई होती है, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सनलाइट के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो तीसरी रिएक्शन है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई साहब, यहां पे पहली वाली दूसरे वाली को छोड़ के मतलब भाग जाती है। कैसे क्या भाग जाती है ये समझो, ए बी प्लस सी, इसको किससे घुमा रहा था, होंडा सिटी से, और ये क्या लेके आया, फॉर्च्यूनर लेके आया। तो यहां पे क्या हुआ, ए के साथ कौन आ गया, सी, और बी कहां चला गया, बाहर, बहुत घुमा रहा था। समझ बात आई। तो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, यानी जो यहां पे ज्यादा रिएक्टिव था उसने कम रिएक्टिव को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। बी भाई साहब का पत्ता कट गया, एसी अब साथ में घूम रहा है, वो बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है। समझ बात आई। तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। जैसे कि अमूमन तुम्हारे स्कूल कॉलेज में खूब होता होगा। चौथा हम लोग पढ़ते हैं, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोर्ड में ना लिख के चले आना कि हम वाली का लेके चलेगा, है ना, एक नंबरों 0 मिल जाए। आगे समझो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यहां पे समझौता हो जाता है, दोनों के पास फॉर्च्यूनर है, तो ये का वाले का लेके जाइए तो ओका वाले का लेके चले जाइए, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अगर कट रहा हो तो भाई साहब लिख लेना, कहीं हमको पता नहीं है कितना क्या आ रहा है कैमरा में। ए बी प्लस सी डी, देखो यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दूर दूर पास पास, ये इनके साथ चले जाएंगे, ये इनके साथ चले जाएंगे, ठीक है। ये सोचेंगे भाई साहब इधर डोरा डाल लें, तो इन्हों तो इधर डोरा डाल लेंगे, फॉर्च्यूनर दोनों के पास है। तो यहां पे क्या होगा, ए डी प्लस बी और सी, यहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अब इन सारी रिएक्शंस को पढ़ने के बाद जो अगली चीज हमको यहाँ पे एक रिएक्शन और पढ़नी है, वो एक रिएक्शन ही, अभी 3 रिएक्शन और बची है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। वो कौन कौन सी रिएक्शन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, दूसरी है रिडक्शन, और तीसरी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहली रिएक्शन हमको यहाँ पे एक और समझनी है, ऑक्सीडेशन। दूसरी कौन सी है, रिडक्शन। तीसरी कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा इसको सजा दिया जाता है, कभी कभी इससे करो बुंदा, इससे बनो, और इससे स्माइली बन गया, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, खुश है भाई साहब। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जोड़ दो, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। या तो एडिशन कर दो ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन रिमूव कर दो, दोनों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन क्या है यहाँ पे, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है ये समझो, रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन जोड़ दो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन को निकाल के फेंक दो। रिडक्शन में ऑक्सीजन को फेंक दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों कर दो, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और भैया लोग रिडक्शन भी होता है। यानी दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इज नोन एज एन रिडॉक्स रिएक्शन। जय श्री राम, फुल स्टॉप। समझ में आता है, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं तुमको। तो यही है चैप्टर में। इसके बाद 2 और टॉपिक बचा है। 2 और टॉपिक तुमको कौन सा पढ़ना है, एक कोलिजन पढ़ना है, एक रेंसिडिटी पढ़ना। उसको भी थोड़ा सा समझ लो, आगे फिर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। 2 है, बहुत अच्छा चैप्टर, ठीक है। देखो अगला टॉपिक क्या है, कोरोजन, कोरिजन। जब भी किसी मेटल में जंग लग जाए, कोरिजन कहते हैं। और जब भी जंग किस में लग जाए, आयरन में लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग।
IRON, ठीक है। आयरन, आयरन में जंग लग जाए क्या कहेंगे, रस्टिंग। और जब भी किसी मेटल में, आयरन को छोड़ के और भी किसी मेटल में जंग लग जाए उसको क्या कहेंगे, कोरिजन। कोरिजन बड़ा टर्म है, कोरिजन के अंदर क्या आ जाता है, रस्टिंग आ जाता है, ठीक है। इसमें सिल्वर में जंग लग जाता है, सिल्वर देखो काला पड़ जाता है ना, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कोरिजन। और रस्टिंग में क्या होता है, जंग लग जाता है, आयरन में जब जंग लग जाता है। इसके बाद अगली चीज क्या है, रेंसिडिटी, जो लास्ट टॉपिक है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, खाना खराब हो जाए, बस। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तली भुनी चीज ज्यादा खराब होती है तो खाना खराब हो जाए, यही क्या है, रेंसिडिटी। इसको प्रिवेंट कैसे करोगे, फ्रिज में रख दो, नाइट्रोजन वाली हवा भर दो, है ना। साथ साथ में कुछ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, उसको यूज कर लो। केमिकल तो खूब यूज होते हैं, है ना। मॉम लोग हैं आजकल तो भाई साहब जैम बना के दे दी, बच्चों को चटनी लगा के दे दी, तो वो सारी चीजें चलती रहती है ना। तो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन का भी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही यूज आज के टाइम में हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।